Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel, page number 151, and let's take it forward from Daniel Gilbert. What did he say? जिंदगी के हर स्टेज के ऊपर हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि बहुत ही प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करती है जो व्यक्ति हम फ्यूचर में बनते हैं। और जिस समय हम वो व्यक्ति बन जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत थ्रिल्ड हों कि हमने ये डिसीज़न लिया और हम बहुत हैप्पी हो गए हैं। बहुत सारे लोग कितने सारे टैटूज़ बनाते हैं ना, और बाद में उनको लगता है उन्होंने क्या किया। बहुत सारे यंग एडल्ट जिन लड़कियों से बहुत ही खुश होके मतलब लाइफ पार्टनर से शादी करते हैं, फिर वो डिवोर्स करते हैं। इस तरह ज़िंदगी के अंदर हम सब लाइफ के अंदर डेनियल गिलबर्ट बोलते हैं कि एक एल्यूजन, एक भ्रम के साथ जीते हैं कि जो हम अभी रिसेंटली जैसे हैं वैसे ही हम बाकी अपनी सारी ज़िंदगी में वैसे रहेंगे। हम कभी भी अपने पुराने लेसन्स के साथ ये नहीं जानते कि जो भी आज हम हैं, हमने जो पहले डिसीजंस लिए हैं, हम वहाँ से हैं। गिलबर्ट की रिसर्च ये शो करती है, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 68 साल के हो, आप अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आप भविष्य में कितने ज़्यादा बदल जाएंगे। और ये जो इम्पैक्ट है ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान को भी इम्पैक्ट करता है। चार्ली मुंगलर बोलते हैं कि पहला रूल जो है कंपाउंडिंग का वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी इंटरप्ट ना करें अननेसेसरीली। पर प्रश्न ये उठता है कि हम अपने मनी प्लान्स को बदलेंगे कैसे? नहीं, क्योंकि हम अपने करियर, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग, बजटिंग की जितनी भी आदतें हैं वो हमारी लाइफ में बदलती रहती है। ये बहुत मुश्किल है। अगर लोग रोनाल्ड रीड, हमने इन सब के बारे में किताब में पहले बातें की हैं, वॉरेन बफेट को पसंद करते हैं तो वो इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने दशकों से सेम चीज़ें की और कंपाउंडिंग से रिजल्ट पाए। हम में से बहुत सारे जने, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, हम लाइफ टाइम में इतने बदल जाते हैं कि हम वो चीज़ें कर ही नहीं पाते सेम टू सेम जो हम इतने सालों से कर रहे हैं। तो अगर कोई 81 साल का व्यक्ति है ना, तो अगर आप देखेंगे तो शायद उसने 20 साल में कुछ और इन्वेस्टमेंट की, फिर अगले 20 साल में कुछ और की, फिर अगले 20 साल में कुछ और की। राइटर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे यंग लोगों को देखा है कि जो पर्पसफुली कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एक कमरे के अंदर थोड़े से पैसों में पूरी ज़िंदगी बता देते और बड़े खुश रहते हैं उसके अंदर। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो लाइफ ऑफ लग्जरी जीते हैं जब वो यंग होते हैं, परफेक्टली हैप्पी होते हैं। दोनों के अंदर रिस्क है। एक जो कि उसके पास फंड ही नहीं रहेंगे रिटायरमेंट के लिए, वो पैसे खर्च कर देगा, और दूसरा जिसने अपना यूथफुल ईयर जो है वो एक छोटे से क्यूबिकल के निकाल दिए। तो कोई इस प्रॉब्लम का कोई भी ईजी सॉल्यूशन नहीं है। तो दो चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है जिस समय भी आप एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम एंड्स को अवॉइड करना है। तो अगर हम दोनों में से कोई है ना कि भाई मेरे को तो बहुत थोड़े से पैसे हैं तो भी मैं बड़ा खुश हूँ, या आप बहुत सारा काम कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे पैसे मिले, तो राइटर कहता है कि दोनों में आप अपने आप को पॉइंट ऑफ रिग्रेट पे पाएंगे। और ये जो ज़िंदगी है ना जिसमें हम भ्रम में जीते हैं कि एक सिंप्लिसिटी कि मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं खुश हूँ, या मेरे पास सब कुछ भी है तो ही मैं खुश हूँ, ये दोनों वेराइव कर देते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि इन एनी ऑफ द केस अगर आप ज़िंदगी में प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं और आप अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं कर पाते हैं तो पूरी ज़िंदगी आप डॉलर्स को चेस करते चले जाएंगे। और ये रिग्रेट बहुत पेनफुल हैं क्योंकि जब एक ऐसी एज, जैसे अभी आई एम 65 एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू मेक माई रिटायरमेंट। ऐसा नहीं कि कोई गरीब हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है कि रिटायर हो जाऊँ, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क एज फास्ट एज आई कैन। सो कंपाउंडिंग सबसे अच्छा काम तब करती है जब आप उसको कुछ साल देते हैं, कुछ डिकेड्स देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। और ये बात करियर्स, रिलेशनशिप सबके लिए है, और एंड्योरेंस इज़ द की हेयर। जिस समय आप ये बात मान लेते हैं कि हम समय के साथ बदलते हैं तो ज़िंदगी को बैलेंस करना आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है ताकि आप फ्यूचर को रिग्रेट ना करें, और आप एनकरेज करते हैं एंड्योरेंस को। तो आपकी वर्किंग लाइफ में क्या पॉइंट रहता है कि एक मॉडरेट एनुअल सेविंग हो, थोड़ा फ्री टाइम हो, कम्यूटिंग के अंदर जो टाइम लगता है वो भी कम हो, फैमिली के साथ भी आपके साथ समय हो, हेल्थ के लिए ध्यान दें ताकि बीमार ना हो। इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम साइड में चली जाती है तो आप ये समझ लीजिए बाकी चीज़ें जो है दे फॉल ऑफ। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको एक्सट्रीम प्लानिंग को अवॉइड करना है, और फिर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हमारा दिमाग हमेशा बदलता रहता है।
वो कहते हैं बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मिज़रेबली काम करते हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र में कॉलेज में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ये करेंगे। और आप ये भी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो ये आपने डिसाइड किया था कि मैं क्या बनूँगा, आप उस वक़्त इतने यंग थे कि आपको ये भी नहीं पता था कि मैं, मतलब आई एम नॉट ओल्ड, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया ओल्ड इनफ टू ड्रिंक, दैट आपने ड्रिंक भी करना नहीं शुरू किया था और आप उसको लेके सारी ज़िंदगी निकाल देते। तो ट्रिक क्या है कि रियलिटी ऑफ चेंज को बदलें और उसके साथ में बदलते चले जाएं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टमेंट कॉलमिस्ट जो है राइटर डेनियल कहनेमैन, जिन्होंने बुक लिखी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसके बारे में लिखते हैं कि मैं इतना अमेज्ड हूँ कि जो डेनियल की कैपेसिटी है कि वो अपने खुद के ही लिखी हुई चीज़ों को उस वक्त डेटोनेट कर देते हैं। वो एक चैप्टर पे बुक के ऊपर काम कर रहे हैं और मालूम पड़ता है कि जो लिख रहे हैं और अगले दिन जो कुछ और लिखते हैं वो पहला वाला बिल्कुल भी अनरिकॉग्नाइजेबल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब डेनियल, जिसे लोग डैनी बोलते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई तुमने फिर ये दोबारा से कैसे शुरू कर दिया, ये पहले अर्लियर ड्राफ्ट में तो कहीं से भी ऐसा नहीं था। डेनियल ने बोला दैट आई हैव नो संक कॉस्ट, मेरे कोई भी डिसीजंस जो हैं मेरे पास्ट एफर्ट्स के ऊपर ही नहीं बने हुए होते। लोग और दुनिया समय के साथ बदलती है, हम अपने पास्ट के प्रिजनर्स, कैदी बनते हैं, फ्यूचर को कैदी बना देते हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि कोई आप ही की ज़िंदगी के डिसीज़न ले रहा है जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेंजर है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम अपने पिछले सेल्फ से डिटर्मिन्ड होकर उसी करियर में चलते हैं जिसमें कि हमारी सोच, हमारी ज़रूरतें, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि आज जो व्यक्ति आप हैं और आपके जो डिसीज़न जिस व्यक्ति ने लिए हैं वो व्यक्ति दो हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ पावरफुल इट इज़? आप ये सोचिए कि आपने आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जो फाइनेंशियल गोल बनाए थे, उस समय आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थे। जैसे 5 साल पहले मैं ये सोचती थी कि घर खरीदना, मेरे पापा कहते थे कि बेवकूफ़ बनाते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, मैं इसको मानती थी। बट एट द एज ऑफ 65 जब मुझे 2 बार 2 साल में घर बदलना पड़ गया है, तो घर को लेना मेरा एक प्राइम मकसद बन गया है। तो जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को समझते हैं और कंपाउंडिंग में स्थिर रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट बेटर होंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका टाइटल है नथिंग इज़ फ्री। हर चीज़ का एक प्राइस है और हर प्राइस का कोई लेबल दिखता नहीं है, होता ज़रूर है। पेज नंबर 157 पे राइटर कहता है कि हर चीज़ का एक प्राइस है और क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो आज की ज़िंदगी आप जी रहे हैं इसके आप क्या विलिंग हैं टू पे करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जिस अपार्टमेंट में रह रही हूँ उसका रेंट बहुत ज़्यादा है। मेरे कोच ने मुझसे कहा, शालिनी तुम एक सस्ते अपार्टमेंट में जाओ, 20,000 30,000 रुपये वाले अपार्टमेंट में चले जाओ तो भी रहोगे खुश में, तुम तो विपश्यना में एक छोटे से क्यूबिकल में रहती हो। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। अकॉर्डिंग टू हिम आई एम पेइंग अ प्राइज ऑफ इट बाय नॉट एबल टू सेव फॉर माई फ्यूचर। जहाँ मैं खड़ी हूँ मुझे ये लगता है, आई एम 65, यार मैंने थोड़ी सी ज़िंदगी जीनी है, मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ, जिस घर में रह रही हूँ मैं वहाँ जीना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल अरावली हिल दिखाई देती हैं। तो ये मुझे अभी ऑब्वियस नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने मुझे जब ये बताया तो मुझे ये ऑब्वियस हुआ द काइंड ऑफ मनी आई एम स्पेंडिंग टू लिव माई लाइफ हेयर। सो मे बी फ्यूचर में जब मैं आज इतना पैसा नहीं कमा पाऊँगी, देन वॉट विल आई डू, है ना क्वेश्चन। तो इस ज़िंदगी को जो मैं जी रही हूँ उसका प्राइस एम आई विलिंग टू पे। यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट कंपनी वर्ल्ड में रही है 2004 में, जिस वक्त उसकी वर्थ थी $3 ट्रिलियन थी, और बाय 2007 उसके जो स्टॉक थे $40 से सिर्फ $7 पे आ गए थे। तब ने उसके सीईओ जेफ इमेल्ट को ब्लेम किया, क्रिटिसाइज़ किया उसकी लीडरशिप के लिए, एक्विजिशन के लिए। जिन लोगों ने, जब वो कंपनी बहुत वेल्दी थी, उसे बहुत ही अच्छा समझते थे और जिस समय नहीं चल रही थी उस समय जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको बर्डन जो था वो पे डाला गया। स्टेप डाउन इन 2017 जाते उन्होंने अपने क्रिटिक्स को बोला कि जहाँ पे आप खड़े हैं और आपको लगता है कि मेरे एक्शन रॉन्ग हैं, तो हर चीज़ आसान लगती अगर आप उसे खुद नहीं कर रहे होते, कोई दूसरा कर रहा है, बाहर से बैठे हैं आप, क्योंकि जो कर रहा है चैलेंज तो वही फेस कर रहा है, आपको वो चैलेंज इनविजिबल दिखते हैं। एक बिजनेस जो नीचे जा रहा है उसकी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, यूनियंस, ब्यूरोक्रेसी, उसकी सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम आप तब तक समझ ही नहीं सकते जब तक आप उससे डील ना कर रहे हों। एमएल के जो सक्सेसर आए, जो 14 महीने में उन्होंने काम किया वहाँ पे, उन्होंने ये जाना कि यस ही वाज राइट।
चीज़ थ्योरी में जो आसान लगती है ना, उसको जब हम ज़िंदगी में प्रैक्टिस में लाते हैं तो मुश्किल होती है ना, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए भी। और ये इसलिए भी होता है कि हम जो सफलता चाह रहे हैं उसका प्राइस हमें क्या देना पड़ेगा, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मैनी पीपल वर्किंग एंडलेसली अब्यूजिंग देयर बॉडीज़, बाद में इल हेल्थ है। तो वो जो सफलता, वो जो पैसा आपने कमाया फैमिली को निगलेक्ट करके, तो आपने प्राइस तो पे की ना रिलेशनशिप के लिए भी। पेज नंबर 158 पे राइटर कहता है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग आसान लगती है जब आप खुद नहीं कर रहे होते हैं। कितना मुश्किल है अपने स्टॉक्स को होल्ड करना जब आप देख रहे होते हो कि सारे स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे हैं, जब आपको डर लग रहा होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग डिमांड करता है एक प्राइस का, और ये प्राइस डॉलर्स या सेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट, सिर्फ अगर रियल टाइम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसे डील कर रहे होते हैं, तो ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे ओवरलुक करते हैं, क्योंकि हम ये रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि हर चीज़ का एक प्राइस होता है। हम चीज़ें पाना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आपको एक नई गाड़ी चाहिए जिसका $30,000 कॉस्ट है। ऑप्शन 1, आप 30,000 पैसा दें। ऑप्शन 2, आप सस्ती गाड़ी लें और उसे यूज़ करें। ऑप्शन 3, आप उसे चोरी कर लें। 99% लोग तीसरी ऑप्शन पे चोरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि चोरी करने से क्या हो सकता है। फिर कई एग्जाम्पल्स देते हुए जहाँ पे स्टॉक्स की वाइटॉलिटी, मतलब आपको कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 11% चाहिए कि मेरा 11% में मैं ग्रोथ करता रहूँ, और आप इन्वेस्ट करें और वो वैसा भी हो। तो कहते हैं लाइक अ कार, आपके पास में जो ऑप्शन है कि आपने एक प्राइस दिया, आपने एक्सेप्ट किया कि भाई 30,000 रुपये मैंने दिए, अब वो पैसे मीन बाइंग अ कार इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, कि भाई ठीक है, इसकी जो वॉलेटिलिटी है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। या आपने एक ऐसा एसेट पाया जिसके अंदर की लोअर पे ऑफ ही है, जैसे कि आपने यूज्ड या सस्ती कार ली, और या बिल्कुल जैसे गाड़ी चोरी करने की बात कर रहे हैं, आपने इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स की जिसकी जो रिटर्न जो है दैट इज़ यू आर नॉट ट्राइंग टू अवॉइड द वॉलेटिलिटी, मीन्स आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पे वो डूब भी सकता है। इज इक्वलेंट टू स्टीलिंग अ कार। और हम में से मोस्टली लोग जल्दी पैसे पाने के लिए, जल्दी ग्रोथ करने के लिए कार थीफ की तरह बिहेव करते हैं। ये लोग वेल मीनिंग होते हैं, लॉ अबाइडिंग होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम पैसा रिटर्न पा लें विदाउट पेइंग द प्राइस। वो कोशिश करते हैं अपने शेयर्स को रिसेशन से पहले बेचने की और नेक्स्ट बूम बढ़ाव आने से पहले खरीदने की। और मोस्टली इन्वेस्टर्स को ये एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि वॉलेटिलिटी इन इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इज़ रियल एंड कॉमन। और फिर आप वो स्टेप्स लेते हैं जो आपको उस समय लॉजिकल लगता है, या आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप बिना कुछ किए प्लानिंग करें, ये सोच रहे मुझे क्विक मनी मिल जाए, तो राइटर कहता है पेज नंबर 160 पे कि ये जो मनी गॉड है ना, ये उन लोगों पे हाईली नहीं देखता है जिन्हें रिवॉर्ड चाहिए विदाउट पेइंग द प्राइस। कुछ कार थीव्स हो सकता है उस गाड़ी के साथ निकल जाएं, पर ज़्यादातर लोगों को पनिशमेंट मिलती ही है। सेम चीज़ है इन्वेस्टिंग के साथ। राइटर फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देता है जहाँ पे बताता है कि वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमाते, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है इन चीज़ों में उलझ जाता है और अंडर परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग स्टार, द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग देम 0.5% पर ईयर, कि अगर वो उसको खरीद के होल्ड करते। तो आयरनी, विडंबना क्या है यहाँ पे, रादर देन टू अवॉइड द प्राइस, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं। ऑन दी होल क्रक्स क्या है, ऑन दी होल क्रक्स यह है कि स्टेडी कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट्स गेट्स यू बेटर रिजल्ट देन, जिसे हम कहते हैं सट्टेबाजी। यहाँ पे वापस से जीए की एग्जाम्पल देता है कि जो बिजनेस सिक था वॉल स्ट्रीट पे, उसके नंबर्स शेयर्स के बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे, क्योंकि जो जैक वेल्च था उसका सीईओ, वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले थे उनके नंबर्स को प्रेजेंट में दे देता था। मीन्स कंपनी राइट नाउ लॉस में है, लेकिन आप नंबर्स को इस तरह से घुमाते हैं कि वो प्रॉफिट में दिखती है, शेयर्स में आपको नज़र आती है। तो जो शेयर होल्डर्स थे जिन्हें उस वक्त लग रहा था कि वो प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन द लॉसेस वर ग्रेट। राइटर कहता है कि प्रश्न ये उठता है कि वो जो लोग जो विलिंग हैं
गाड़ियाँ खरीदने, घर, खाना, वेकेशन, वो अपनी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को क्यों नहीं वो प्राइस पे करते हैं ताकि वो अच्छे रिटर्न दें? आंसर सिंपल है कि इन्वेस्टिंग सक्सेस आपको इमीडिएटली नज़र नहीं आता है। आपको वो प्राइस टैग दिखता नहीं है। आप खर्चा करते रहते हैं, उस वक़्त आपको कुछ गलत नहीं दिखता है। राइटर कहता है यू आर सपोज्ड टू मेक डिसीजंस प्रीएम्प्ट, पहले, ताकि आप उसके फाइन्स को अवॉइड करें। जिस तरह से ट्रैफिक फाइन्स, आईआरएस फाइन्स जो है, आपने कुछ गलत किया है तो आपको पनिशमेंट डिज़र्व करते हो। नेचुरल रिस्पॉन्स है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी वेल्थ डिक्लाइन कर रही है, कम हो रही है, दिखने में ये बात बहुत ट्रिवियल लग रही है, तो आप ये समझ लो कि आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता है। डिज्नीलैंड की टिकट $100 कॉस्ट करती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छा दिन वहाँ बिताते हैं जो आप भूलते नहीं हैं, और 18 मिलियन लोगों ने वो पैसे दिए और अपना समय बिताया, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि $100 एक पनिशमेंट है, एक फ़ाइन है। यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि यू आर पेइंग दिस मनी, तो जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप वो अच्छा टाइम दे रहे हैं तो आपने उसके $100 खर्चा किए हैं। मार्केट में रिटर्न कभी भी फ्री नहीं होते हैं और ना ही कभी होंगे। लाइफ में हमें हर चीज़ के लिए एक प्राइस देनी पड़ती है, जैसे कि हम किसी और प्रोडक्ट की देते हैं। आपको कोई डिज्नीलैंड फोर्स करके नहीं लेके जा रहा, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है इस फ़ी को देने के लिए। ऐसा है, घर में रहो फ्री के अंदर, या $10 खर्चो एक कोई दूसरे फेयर में जाने का, स्टिल हैव गुड टाइम। मिलेगा आपको वही जिसके लिए आप पे करोगे। आपका प्राइस ऑफ रिटर्न, आपके बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स। जो कहता है कि आप ये जान लें कि इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को, अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए ये रियलाइज़ करना कि ये फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी और देयर इज़ नो गारंटी कि ये क्या होगी। ऐसे दे के भी डिज्नीलैंड के अंदर अगर बरसात आ गई तो आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी पाने के लिए जो फ़ी लगती है वो आपको फ़ाइन लगता है कि यार इतना मुझे इसके लिए करना पड़ेगा, तो आप इस मैजिक को इन्जॉय नहीं कर पाओगे। ये जानिए कि जो भी आज आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, ज़िंदगी जी रहे हो, डिस्कवर व्हाट इज़ द प्राइस फॉर इट एंड पे। थिंक इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन। मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ, जहाँ मैं रह रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह में, एंड आई एम पेइंग लॉट ऑफ मनी फॉर इट, क्या एम आई डूइंग इट एट द स्टेक ऑफ माई फ्यूचर दैट आई मे नॉट हैव मनी, और डू आई प्लान माई फंड इन्वेस्टमेंट्स बेटर, वॉट डू आई डू? कोच ऑलवेज टेल्स मी, शालिनी ये तेरा खर्चा, इतने पैसे चाहिए तुझे अगले 20 साल जीने के लिए, और अगले 2 4 5 साल में तुम इतना कमा भी नहीं पाओगी, व्हेन यू विल बी 70+। कहने को पैसिमिस्टिक बातें हैं, कहने को रियलिटी चेक है। गाइस लेट्स सी, जो आज हम जिंदगी में कर रहे हैं इसका क्या प्राइस है, जो हम नोइंगली दें, नॉट अननोइंगली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। इट्स एन ऑल्टरिंग, लाइफ ऑल्टरिंग डे फॉर मी। थैंक यू सो मच।